हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक जो अपना सिलेबस था उसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो जान लिया था। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है अब उसको हम देखेंगे कि हमारा जो भारतीय राज व्यवस्था है और शासन है ना, उसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं अब उस पर हम एक एक टॉपिक करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो ये आपके सामने स्क्रीन पे है उसमें हम जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको एक लीनियर फॉर्म में, मतलब एक लाइन की फॉर्म में दिए हैं, उसके आंसर सामने लिखे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको उस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ें कंप्लीट कराता जाऊंगा। ठीक है, उसके बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो संवैधानिक विकास में क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1717 है ना, 1773 सॉरी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और उसके बाद कई सारे एक्ट इसमें आए जिससे कि हमारा भारत का संवैधानिक विकास कहलाता है। ठीक है, उससे संविधान बना, उसकी फॉर्म्स में चीज़ें में चंद अंतर आया। ठीक है, तो पहली चीज़ है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ कि जो बजट होता है, ठीक है, उस पर जो बहस होती है आपकी विधान परिषद में, उसको किस आर्टिकल के या किस अधिनियम के तहत पावर मिलती है? तो वो मिलती है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, दूसरा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये क्वेश्चन था कि जो कलकत्ता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला पॉइंट है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन अगले पॉइंट में क्या है कि भारत में संघीय न्यायालय की बात कही गई है। तो वो कब किया गया है? वो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दो क्वेश्चन बने यहाँ पे कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस में है? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और जो संघीय न्यायालय की बात कही गई है वो कही गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगली पॉइंट पे चलते हैं, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। तो जो बात स्थापना की गई थी तो और उसकी स्थापना दिवस कौन सा है, ईयर कौन सा है? तो वो हो जाएगा 1937। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। और कब की गई? 1937 में। ठीक है, अब आप नीचे देखिए, कुछ सामने सामने चीज़ें दी गई हैं, वो उसके सामने एकदम सही बात है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो नियंत्रण परिषद थी उसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। फिर दूसरा हमने ऊपर ही पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इंग्लिश मशीनरों की भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हमें ये पावर, मतलब उन लोगों को ये पावर मिलती थी कि वो इंग्लिश मशीनरियों का भारत में विकास कर सकते हैं, उसके थ्रू अपने जो धर्म है उसको फैला सकते हैं। फिर अगली लाइन है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये जो बात है वो है आपके चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, तो चार चीज़ें यहाँ से पता चली कि एक तो जो नियंत्रण परिषद थी उसकी स्थापना 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। सर्वोच्च न्यायालय के जो मैंने आपको बता ही दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में अनुमति, वो आपका 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुई। और गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई वो आपकी की गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब अगले जो एक्ट पे चलते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है 1919, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आप उसको बोलते हैं, और उसके नाम से भी आप मतलब जानते हैं उसको। तो इसमें क्या कहा गया, इस भारत सरकार अधिनियम का जो मुख्य विशेषताएं थी वो थी आपकी प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। दूसरा, केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया।
ठीक है। तो दो चीज़ें की गई, एक तो ये कि जो कार्यकारी सरकार थी, है ना, प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और दूसरा केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। दूसरा, जो भारतीय विधान पालिका जो थी उसमें फर्स्ट टाइम द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, वो कौन से के तहत, वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगला एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसी से हमारा आधे से जो आज के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज के टाइम का अगर देखा जाए वो इसी से आधे से ज़्यादा लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की पावर है वो कहाँ से मिलती है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलती है, ठीक है। चलिए, अगला एक्ट है 1833 का अधिनियम, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो भारतवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में अब कुछ हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1835 के, फिर से उसी पॉइंट पे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन था वो कर दिया गया था। अब यहाँ से जो केंद्र होगा और जो आपका राज्य होंगे उनकी शक्तियों का पृथक्करण कह सकते हैं कि यहाँ से किया गया था, ठीक है। एक बात और कही गई कि यहाँ पे संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब कि अगर ये बात कही जाए कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो 1935 के अधिनियम से, ठीक है। और दूसरी बात, अगर प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाए तो वो 1919 के अधिनियम से। तो दो क्वेश्चन आए कि 1919 में प्रांत और 1935 में केंद्र, ठीक है, द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि अखिल भारतीय महासंघ के स्थापित करने का प्रावधान किस एक्ट में मिलता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आधे से ज़्यादा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। फिर अगली बात और कही जा रही है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियों की किसको दी गई, तो गवर्नर जनरल को दी गई। अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो कि गवर्नर जनरल को जो अवशेष शक्तियां हैं वो कौन से अधिनियम के तहत दी गई, तो 1935 के तहत दी गई। फिर अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं था, तो ये कि देश के लिए लिखित संविधान, ये उसमें कोई भी स्वीकार किया हुआ अव्यय नहीं था, ठीक है। अगली लाइन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बोल दी थी। बर्मा, जो कि म्यांमार कहा जाता है, भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। इससे पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अगली लाइन पे चलते हैं। 1937 में चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, कौन कितने प्रांतों में, तो कुल 8 प्रांतों में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि 1837 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना कितने प्रांतों में, तो आंसर हो जाएगा 8 प्रांतों में। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो वो किस के द्वारा किया गया था, वो किया गया था आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जो आपके अदालतें हुआ करती थी उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ यूरोपियों का केस सुनते थे, ठीक है।
यूरोपीय क्या करते थे, यूरोपियों का केस सुनते थे। बट इल्बर्ट बिल के में क्या कहा गया कि अब इंडियन भी क्या करेंगे, यूरोपियों का केस सुन सकते हैं। तो इसी बात का विरोध किया गया और इसके विरोध में ही यहाँ पर एक अलग कमेटी बैठाई गई कि यार ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अश्वेत विद्रोह भी इसको कहा जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात क्या था, तो वो था आपका 10 लाख व्यक्ति। तो 10 लाख व्यक्ति अगर किसी एरिया में होंगे, किसी प्रांत में होंगे, तो वहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये कहा गया कि यहाँ पे एक निर्वाती परिषद का निर्धारण कर लिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख दूं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे और उसका नाम है, पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टैनफोर्ड क्रेप्स और तीसरा ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कौन कौन थे, ए.बी. अलेक्जेंडर था, क्रेप्स था और पैथिक लॉरेंस था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपके कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो जो 1946 में निर्मित अंतिम सरकार थी उसकी कार्यपालिका के परिषद के उपसभापति कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। तो कथन दे रखा है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और कारण दे रखा है कि वेवेल का यह विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, तो एक बात आपको मैं बताऊं कि ये पहला जो कथन है वो एकदम सही है कि वेवेल योजना के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों को इक्वल सीटें दी गई थी। लेकिन जो इसका कारण है कि बंटवारा बच जाता, तो ये एकदम गलत है। तो इसलिए कथन सही है लेकिन कारण उसका गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो जो संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया, तो वो था आपका स्वराज पार्टी के द्वारा, जो कि 1934 में लाया गया था। 1934 में क्या किया गया, स्वराज पार्टी के द्वारा ये एक प्रस्ताव लाया गया कि हमें एक संविधान सभा बनानी चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले किसने ये विचार दिया संविधान सभा का, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के बारे में कौन से कथन सही हैं, तो इसमें देखिए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनसे प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, दूसरी लाइन थी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एग्लो इंडियंस, पारसी को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरी लाइन थी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, यह बहुदलीय निकाय थी। तो ये सारी की सारी बातें इसमें सही हैं। ठीक है, कि पहली चीज़ कि इसमें प्रारूप समिति की सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, इसमें ईसाई, एग्लो इंडियंस, पारसी, इन सभी को पर्याप्त सीटें दी गई थी, उनका प्रतिनिधित्व एकदम उनके हिसाब से किया गया था। तीसरी बात ये कही गई कि इसकी जो लिस्ट थी किस तरीके से चुनाव होगा वो 1935 के अधिनियम के हिसाब से की गई थी। और चौथी बात ये थी कि यह बहुदलीय निकाय था। तो ये सारी की सारी बातें आपकी एकदम सही हैं। अगली लाइन पे चलते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके सदस्य को कहाँ से चुना गया था, तो उसके जो सदस्य थे संविधान सभा को तैयार करने वाले वो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह से चुन लिए गए थे, नहीं, वो कई विधानसभाओं के जो प्रांत थे वहाँ से चुने गए।
अगला पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था कहाँ से? प्रांतीय सभाओं से। अभी ऊपर की लाइन में हमने पढ़ा कि कई विभिन्न प्रांतों से वो चुने गए थे, तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो ये क्वेश्चन और एक और फॉर्म में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत की जो संविधान सभा थी उसके स्थायी सदस्य कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की जब स्थापना की गई तो वो डेट कौन सी थी? तो संविधान सभा की जिस दिन स्थापना हुई वो डेट थी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो आपको जिस दिन स्थापना की जाएगी तो उसी दिन पहला अधिवेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था पारित? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कि भारत का एक देने का प्रस्ताव था कि भारत की संविधान सभा के द्वारा क्या है प्रस्तावित किया गया है। ठीक, तो ये 22 जनवरी 1947 को। अगला पॉइंट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, या प्रस्तावना जिसको हम प्रियम्बल भी बोलते हैं, वो प्रस्तुत किसने की थी? तो वो प्रस्तुत की थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा कि आपकी प्रियम्बल या जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं या प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वो प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण का असर था। एकदम सही बात। दूसरी, उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती थी। एकदम सही बात। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। एकदम सही बात। तो ये तीनों ही पॉइंट एकदम सही हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि कितने अधिवेशन को कंप्लीट करने के बाद भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 अधिवेशन किए गए भारतीय संविधान सभा के, जिसके बाद भारतीय संविधान कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? अगला क्वेश्चन आएगा कितना समय लगा। पहला क्वेश्चन क्या था? कितने अधिवेशन हुए? तो वो 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि संविधान सभा में कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बताने हैं। तो उपाध्यक्ष जो संविधान सभा के पहले थे उनका नाम था H.C. मुखर्जी जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो थे आपके K.M. मुंशी जी। ठीक है, प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य जो कि कांग्रेसी थे उनका नाम है K.M. मुंशी। फिर अगला पॉइंट है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो हैं B.T. कृष्णाचारी जी। ठीक है, B.T. कृष्णाचारी। अब आपको उनके नाम के हिसाब से लग रहा होगा कि ये साउथ के होंगे, लेकिन नहीं, ये राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके निकल के आए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी जी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? K.M. मुंशी जी। राजस्थान की रियासतों का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो B.T. कृष्णाचारी जी। संघ समिति जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी। तो बी.आर. अम्बेडकर जी कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक जो लोग थे उनके लिए कौन अध्यक्ष था? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। तो अन्य सदस्य 6 थे और ये टोटल कितने हुए? ये टोटल 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर जी को मिला के प्रारूप समिति के सदस्य थे 7 और इनके अलावा सदस्य थे 6। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और उनके अलावा 6 लोगों को और इस समिति का सदस्य बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो वो थे आपके बी.एन. राव जी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो वो थे बी.एन. राव जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किया गया था। तो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किया गया था बी.एन. राव जी के द्वारा। ठीक है, तो बी.एन. राव जी के आप कॉलम में क्या क्या डालेंगे कि ये डालेंगे कि संवैधानिक सलाहकार थे और प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? बी.एन. राव जी। ठीक है, चलिए अगले पोस्ट पे चलते हैं। ठीक, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान निर्माती परिषद झंडा समिति, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार किसकी अनुशंसा पे किया जाएगा? एक समिति की अनुशंसा पे किया जाएगा। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अब क्वेश्चन आया कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमने अभी पिछले ही पेज पे देखा था कि सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और कंप्लीट कब हुआ है? वो हुआ है 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा है? हमें समय लगा है 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने अधिवेशन हुए हैं? 12 अधिवेशन हुए हैं। और कब कंप्लीट हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? संविधान हमारा लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ना कि 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करेगा आपको? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा ये कि भारत की संविधान सभा कब लागू हुई? तो आप बोल देंगे 26 नवंबर। नहीं, 26 जनवरी 1950 होगा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ये फिक्स किया गया था कि हम उस दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, इसीलिए हमारा संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए क्या किया गया? 26 नवंबर को नहीं, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा हमारे संविधान को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। तो अभी हमने पिछले ही लाइन में, थोड़ी से ऊपर की लाइन में हमने पढ़ा कि संविधान किस दिन तैयार हुआ। तो क्वेश्चन को अगले अगर किसी और फॉर्म में पूछेगा तो पूछेगा कि भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। तो वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं।
बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो बी आर अम्बेडकर थे, आपको पता है कि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इसीलिए जो उनका निर्वाचन हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बी आर अम्बेडकर से ही अगले क्वेश्चन आया है कि जो बाबा साहिब अम्बेडकर हैं उनका जन्म और मृत्यु कब हुई। तो उनका जन्म हुआ है 1891 में और मृत्यु हुई है 1956 में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई है? 1956 में हुई है और जन्म कब हुआ है? 1891 में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो जन गण मन को जो भारत का राष्ट्रगान है उसको हमारा राष्ट्रगान किस ईयर में बनाया गया? तो वो बनाया गया 1950 को। ठीक है, झंडा कब अपनाया गया था? 1947 को, जो कि डेट थी 22 जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है, भारत का राजकीय जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको कब एडॉप्ट किया गया? तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। माय फ्रेंड, 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह जो कि भारत का अशोक स्तंभ है उसको हमने अपनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन है उसके विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। एकदम सही बात है ये। ठीक है, जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन थी उसकी जो चीज़ें आई वो किस में देखी गई? 1935 के अधिनियम में देखी गई। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार के जो सूबे और भारतीय रियासत के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का भी गठन किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे आई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के बिहाफ में आई। अगला पॉइंट, भारत एक कथन दिया गया है और फिर उसके बाद कारण दिया गया है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एकदम सही बात है। कारण क्या कह रहा है? इसको एक ग्रहित संविधान कहा जा सकता है। नहीं, इसको एक ग्रहित संविधान नहीं कहा जा सकता, इसीलिए कथन एकदम सही है लेकिन कारण इसका एकदम गलत है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसके द्वारा की गई थी कि वयस्क मताधिकार को हम 15 साल के लिए स्थगित कर देते हैं? तो ये बात कही थी मौलाना आज़ाद जी ने। ठीक है, मौलाना आज़ाद जी ने कहा कि हम जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 साल के लिए डिले कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सुझाव दिया था, किसके द्वारा दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये किसने कहा था? ये खुद महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि आप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका है? किसने? जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं उन्होंने। तो ये बात कही है आइवर जेनगिस ने। ठीक है, आइवर जेनगिस ने क्या कहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं इंडिया के, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी भावनाओं को, उनके हितों को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कम आंका है। ठीक है, किसने कही है? आइवर जेनगिस ने। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्वेश्चन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये ऑस्टिन के द्वारा बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की कितनी सदस्यता थी, कितनी संख्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी टोटल 15 महिलाएं उसमें शामिल थीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा भारत का संवैधानिक विकास, जो कि हमारा क्या है? टॉपिक नंबर फर्स्ट है। आपके सिलेबस का एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है।